नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो आज का जो हिस्सा है एडिटोरियल वाला वो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। शायद बोरिंग टाइप से आपको लगे, लेकिन फिर भी हम डेली आर्टिकल देखते हैं, इसलिए हमने 2 आर्टिकल उठाए हैं आज। तीसरा जो आर्टिकल है उसको हम नहीं देख रहे हैं। पहला आर्टिकल अमेरिका की पॉलिटिक्स स्थिति को बताता है। पार्टिकुलरली देखा जाए अमेरिका में किस प्रकार से हमको राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो प्रशासन है, क्या प्रशासन को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, इसके ऊपर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अपोजिशन की पार्टी को किस नज़रिए से देखा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाला आर्टिकल हम देखेंगे। ये पार्टिकुलरली हमारे देश के एक्सपेंडिचर को बताता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई गरीबी रेखा कैसे करके निर्धारित करी गई, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं जिसके बाद उनको उस लाइन के नीचे रखा जाता है, क्या उसके पैमाने हैं, क्या उसका सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मेनली जो फोकस किया जाता है वो MPCE के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसको हम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसका मतलब ये है एवरेज हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं। जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं मंथली कितना खर्चा कर रहा हूं फूड आइटम में, नॉन फूड आइटम में। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है, कितना कमाई करता होगा और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि खर्चा नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको खर्चा करना चाहिए। तो चलते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं इस पहले आर्टिकल को जो कि अमेरिका की राजनीतिक स्थिति को बताता है। पार्टिकुलरली इस आर्टिकल में हम इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि अमेरिका के इतिहास में अमेरिका हमेशा से दूसरे की डेमोक्रेसी के ऊपर कहना चाहिए क्वेश्चन खड़ा करते रहता है। लेकिन अमेरिका में जो प्रजातंत्र है, क्या वहाँ पर कुछ कमियां हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल चर्चा करता है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होता है। अब यदि अपोजिशन वाली पार्टी के लीडर के ऊपर हमला कराया जा रहा है तो डायरेक्ट ये बात पता चलती है कि यहाँ का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। भारत के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भारत में अपोजिशन पार्टी के लीडर को जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़वाई जाती है, कानूनों का गलत इस्तेमाल करके उनको जेल में डाला जाता है। लेकिन अमेरिका खुद इस मामले में देखा जाए तो एकदम पिछड़ गया है और कहना चाहिए डेमोक्रेसी में गिरावट के मामले में बताया जा रहा है कि कितना अमेरिका डाउन हो चुका है। तो एक तो डेमोक्रेसी है और दूसरा ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि नेता जो चाहेगा उसकी मर्जी वो चीज़ करेगा। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही बार आपको मौका मिलेगा और नहीं तो फिर जनता आपको आपकी सत्ता को उखाड़ करके फेंक देगी। जनता के पास में कितनी पावर है ये आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है, श्रीलंका में जो घटना घटित हुई है, ठीक है, इसलिए जनता के पास पावर होती है किसमें, डेमोक्रेसी में। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में कोई अंतर ही हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इस प्रकार का पॉलिटिकल ट्रेंड हमको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अब शुरुआत हम करते हैं कि जो अमेरिका में हाल फिलहाल में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जा रही है, क्या ये अमेरिकन डेमोक्रेसी को प्रभावित कर सकती है। देखिए 1 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका इसने क्या दिया, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डिज़ायर को टू गारंटी दैट हिज अटेम्प्ट टू ओवरटर्न द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वुड नॉट टू गो ट्रायल
बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दे दिया उनको? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया। इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 2020 में इन्होंने गड़बड़ी करी है, ठीक है। अब इसके लिए इनके ऊपर आरोप लगाया गया है तो इनके ऊपर फिर कार्यवाही होना चाहिए थी, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने अलाउ कर दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि भाई आपके पास में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, आपको कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, मतलब आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी क्या इससे प्रभावित होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि संवैधानिक संरचना कहती है कि शक्ति एक जगह पर केंद्रित नहीं है। तो यदि राष्ट्रपति को आप बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं, ठीक है, यदि आप राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं तो इसको हम बोलते हैं शक्ति का केंद्रीकृत हो जाना। तो जो नेचर ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर है इसके लिए रिक्वायरमेंट रहता है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होता है इसको कुछ कुछ इम्यूनिटी दी जाती है, छूट दी जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, ठीक है। उसने जो भी ऑफिशियल एक्ट किया है, काम किया है उनके ऑफिस के दौरान। तो अब हालांकि देखा जाए ये जो प्रेसिडेंट की एक्सरसाइज रहती है उसकी कोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से रिलेटेड, तो ये जो इम्यूनिटी दी जा रही है इसको आप एब्सोल्यूट कह सकते हैं, ठीक ठाक कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये क्या काम करता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल जो स्थिति है उसके ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है राष्ट्रपतियों को कानून से ऊपर नहीं रखता है, कानून ऊपर रहेगा, नेता लोग नीचे रहेंगे। बल्कि 1970 के दशक से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों द्वारा राष्ट्रपति पद के दुरुपयोग की संभावना पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाता है। अब लेकिन जब इस कानून की सुनवाई हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से ये बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ जज लोग ऐसे थे जो कि इस बात का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि इस प्रकार से आप इम्यूनिटी दे देते हो ना, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी दे देते हो, तो ये इम्पैक्ट डालेगा अमेरिका की डेमोक्रेसी के ऊपर। अब अमेरिका में अभी तक किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिला है, किस प्रकार के बदलाव से होते हुए अमेरिका गुजरा है, तो पहले नंबर का जो था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जिसको बोला जाता है राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बताती है कि गवर्नमेंट एजेंसी के पास में क्या पावर होगी। गवर्नमेंट एजेंसी के पास में पावर रहती है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, जज कर सकते हैं उनके खुद के कानून को। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी थियोडोर रूजवेल्ट के टाइम पीरियड में, वुडरो विल्सन के टाइम पीरियड में, जो कि धीरे धीरे साइज के हिसाब से बढ़ता जाता है एंड इसका कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के टाइम पीरियड में, लिंडन जॉनसन एंड रिचर्ड निक्सन के टाइम पीरियड में। वहीं हम बाईपार्टीजन की बात करें, मतलब कुछ कॉमन चीज़ की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो ये अब सब नेताओं में चीज़ कॉमन होने लगी है एंड इसका जो स्कोप है काफ़ी ब्रॉड हो चुका था। किसका? कि सरकार गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने लगी है एंड जनरेट किया इसने एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, ताकि एड्रेस किया जा सके सोशल प्रॉब्लम को, सोशल वेलफेयर को। तो कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सरकार अब धीरे धीरे करके इंटरफेरेंस का काम चालू कर दी है।
इस प्रकार से इस समय ये जो कंडीशन चल रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की, ठीक है, इसके पास में एजेंसीज मौजूद हैं। इनेबल्ड प्रेसिडेंट फ्रॉम बोथ पार्टीज टू डायरेक्ट पब्लिक पॉलिसी एंड कंस्ट्रक्ट देयर लीगेसी। इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि अब एजेंसी अपने हाथ में आ गई हैं, ठीक है। दोनों दलों के राष्ट्रपतियों को सार्वजनिक नीति निर्देशित करने और अपनी विरासत का निर्माण करने में सक्षम बना दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव राज ने। इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने डायरेक्ट अपनी मुट्ठी में कर लिया, विच लीड टू सेंट्रलाइज अपार्चर्स। इसको कह सकते हैं कि उनके पास में केंद्रीकृत शक्ति हो चुकी है। अब इस सिस्टम का ऐसा नहीं है कि लोगों ने विरोध नहीं किया होगा, इस सिस्टम का लोगों ने काफ़ी जम के विरोध भी किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साइन किया था एक पैट्रियट एक्ट को। यह आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उस समय में विरोध चल रहा था, ठीक है। तो जो पैट्रियोटिक एक्ट आया था, इसमें ऑटोक्रेटिक पावर दे दी गई है नेताओं को। इसने एक्सपांड कर दिया है सर्विलांस की कैपेबिलिटी को एडमिनिस्ट्रेशन की, साथ ही साथ अलाउ कर दिया है टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स कॉन्ट्ररी टू स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ कहता है कि कस्टडी में प्रिजनर्स को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ये वाला कानून कह रहा है कि टॉर्चर करेंगे, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। अब रिपब्लिकन कंजर्वेज़म की हम यदि चर्चा करें यहाँ पर, तो ये कैसे करके कंसंट्रेटेड हो गया है, कहाँ तक सीमित हो गया है। जो रिपब्लिकन कंजर्वेशन है वो लेस एजुकेटेड, ब्लू कॉलर, वाइट, रूरल, रिलीजियस पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ों में केंद्रित हो चुका है। ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को नहीं बताती हैं, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से खतरे में हैं। कुल मिलाकर के अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, एक ऐसे नेता की तलाश में हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो बाइडेन ने क्या बोला है कि अब मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। कौन लड़ेगी, कौन पद की दावेदारी रहेगी? कमला हैरिस। तो उन्होंने ये खोजने की कोशिश करी है कि जो प्रिवेलिंग सिस्टम है उसके ऊपर अटैक किया जा सके। हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है और मेरे बदले में कौन काम करेगा? दूसरा कोई काम करेगा, ऐसा सरकार सोचती है। आज के समय में हम और भी ज़्यादा नए कहना चाहिए एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हाल फिलहाल में हमला कराया जाता है। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया था, जैसे यदि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं ना, जिस क्षण उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी प्रयास करने की मंशा की घोषणा करी थी, उसी क्षण उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र की कानूनी सीमाओं का उन्हें कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। जब डोनाल्ड ट्रंप शासन में रहे थे तो जो दो दल वाली राजनीति थी, इसके मानदंडों और यहाँ की जो संस्थाओं हैं इनके खिलाफ में ये लोग चले गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आप बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप उन्हीं की बुराई बताने लग जाएंगे, उन्हीं का विरोध करने लग जाएंगे, तो 2020 में आप। अब राइटर का कहना है कि अमेरिका में कुछ नए किस्म का हमको बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज के समय में ऐसा हो गया है, चुनाव जीतने के लिए लोग क्या काम करते हैं, अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट आरोप लग रहा है जो बाइडेन के ऊपर कि उन्होंने आने वाले चुनाव को जीतने के लिए शायद ऐसा काम किया होगा, लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती है, क्योंकि जो बाइडेन अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि मैं थोड़ा सा भी कुछ भी करता हूँ तो आरोप मेरे ही ऊपर लगने वाला है।
तो आजकल ऐसा हो गया है कि चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरी कंट्री हो, वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर को क्या सोचा जाता है, उनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उनको एज ए दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम भारत में गरीबी को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर प्रयोग किया जाता है मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का। सबसे ज़्यादा उल्लेख बार बार इसी का किया जाएगा, MPCE का ही यहाँ पर उल्लेख किया जाना है। आर्टिकल में बोला जाता है यदि गरीब से गरीब व्यक्ति को टारगेट करके कुछ यदि हम पोषण संबंधी योजनाएं, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड योजनाएं चालू करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इससे उनका पोषण स्तर बढ़ेगा और वे स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें बताया जाता है कि भाई NSSO की तरफ से अभी हाल फिलहाल में क्या रिपोर्ट जारी करी जाती है। तो सबसे पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में बेसिक जानकारी देखें तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी, ठीक है, ताकि हमारे देश में बड़े और व्यापक तरीके से सर्वे कराए जा सके। वहीं देखा जाए ना तो जो NSSO होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है और इसके लीडर कौन रहते हैं, डायरेक्टर जनरल। मतलब सबसे बड़ा मुखिया इसका कौन रहता है, डायरेक्टर जनरल इसका मुखिया होता है। वहीं NSO के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये इंडियन स्टैटिकल सर्विस से बनते हैं, मतलब ISS इंडियन स्टैटिकल सर्विस का पेपर देते हैं ये लोग और इसके एम्प्लॉय बनते हैं। साथ ही साथ जो सब ऑर्डिनेट स्टैटिकल सर्विसेज है वहाँ के लोग होते हैं एंड इनको कौन अपॉइंट करता है, UPSC अपॉइंट करती है। हाल फिलहाल में देखा जाए NSSO न्यूज़ में रहा था क्योंकि उसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी जो कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 है। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में इसको, HCSE 2022-23। यहाँ पर हमको यूनिट लेवल डाटा प्राप्त होता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। शॉर्टकट में इसको हम HCE बोलते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पर कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इस रिपोर्ट के साथ ही साथ में यूनिट लेवल डेटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का भी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। HCES ने डाटा को कलेक्ट किया था। इसके माध्यम से जो अलग अलग फूड आइटम हैं उनको इसने डाटा क्वांटिटीज़ को कलेक्ट किया था वेरियस फूड आइटम्स को जो कि हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसने क्या बताया कि लोग क्या क्या चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीद रहे हैं। स्पेसिफिक पीरियड उसका बताया, 1 साल में कि 6 महीने में कि 1 महीने में। इसके बाद क्या टोटल वैल्यू रही थी कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट फूड एंड नॉन फूड आइटम की। मतलब 100 रुपये खर्चा किए खाने पीने में, 10 रुपये उन्होंने घूमने फिरने में खर्चा किए। ये सारी चीज़ें भी ये सर्वे बताया था। अब इस एनालिसिस से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। ये एनालिसिस किया गया ताकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हुई है इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वांटिटी ऑफ फूड को कैलोरीफिक वैल्यू में। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जो भी खा रहा हूँ वो कितनी कैलोरी में खा रहा हूँ, यहाँ से ये चीज़ भी पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कंपेयर किया जाता है एस्टिमेटेड पर कैपिटा डेली कैलोरी इनटेक। इसके अलावा ये भी पता चलेगा कि डेली के डेली हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। पार्टिकुलरली लोअर एक्सपेंडिचर क्लासेस की हम बात यहाँ पर करते हैं कि ऐसी कितनी कैलोरी की उनको ज़रूरत पड़ेगा कि भाई वो लोग हेल्दी लाइफ जी सकें। मेजरमेंट की क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है, तो ये जो एनालिसिस रहा था इसने 2 इशू उठाया था। 2 कौन कौन से इशू उठाया था। पहली बात तो ये है गरीब किन को माना जाएगा,
सेकंड नंबर की बात यह है कि क्या मेजरमेंट के एस्पेक्ट हो सकते हैं न्यूट्रिशन लेवल के। इसका मतलब ये है न्यूट्रिशन का लेवल मेजरमेंट करना है, नापना है, तो उसके लिए क्या क्या व्यापक पैमाने बनाए जा सकते हैं। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई गरीब लोग कौन है सरकार के हिसाब से। सरकार क्या बोलेगी, कौन लोग ऐसे रहेंगे जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। तो सरकार ने अभी तक देखा जाए इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया था, जैसे कि लकड़वाला, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। तो इन्होंने डिफ़ाइन किया था पुअर एज द पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन। गरीब किसको बोलेंगे, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। अब ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना, तो पॉवर्टी लाइन आखिर होती क्या है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन होती है एक प्रकार से मॉनिटरी इक्विलेंस है, मतलब मौद्रिक वैल्यू बता रहा है आप महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटरी इक्विलेंस बेस्ड ऑन हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के हिसाब से कितना आप खर्चा कर रहे हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, उस हिसाब से आपको डिफाइन किया जाएगा कि आप गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे कि ऊपर रहेंगे। अब ये जो चीज़ है सफिशिएंट हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो परचेज कर सके फूड को, नॉन फूड आइटम को, इंक्लूडेड इन द पॉवर्टी लाइन बास्केट। फिर कुछ चीज़ें भी कहना चाहिए कुछ आइटम भी तैयार किए गए हैं। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति इन चीज़ों को खरीद सकता है कि नहीं सकता, क्योंकि वो कितना कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। तब जाकर के हम कहते हैं कि वो गरीब है कि गरीब नहीं है। जैसे कि लकड़वाला कमेटी की यदि हम चर्चा करें तो जो फूड एंड नॉन फूड आइटम होती है, इसके लिए जो कैलोरी की नॉर्म्स रखी गई है वो कितनी है, 2400 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे रूरल एरिया के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई पर डे के हिसाब से लोग कितना खा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करी जाती है, 2400 यूनिट रखा गया है। ठीक है, KCL है किलो कैलोरी का शॉर्ट फॉर्म, एक मेजरमेंट का यूनिट होता है। ठीक है, हम एनर्जी को इससे नापते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में। 1 किलो कैलोरी का मतलब है 1000 कैलोरीज, या फिर 1 लार्ज कैलोरी भी इसको बोला जाता है। गांव देहात में 2400 कैलोरी खा रहे हैं। ठीक है, पर कैपिटा पर डे। क्यों ज़रूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। अर्बन एरिया में रखा गया था 2100 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उनको इतना रुपया खर्चा करना चाहिए। ठीक है, लकड़वाला कमेटी है। तेंदुलकर कमेटी जो है PL को कैलोरी के नॉर्म में बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देती। रंगराजन जो कमेटी थी ये कुछ सर्टेन नॉर्मेटिव लेवल लेकर के आई थी, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा है कि नहीं, कपड़े लत्ते, हाउस रेंट, कन्वेंस एंड एजुकेशन, साथ ही साथ बिहेवियरली डिटरमाइंड लेवल ऑफ अदर नॉन फूड एक्सपेंसेस, कुछ और भी नॉन फूड एक्सपेंसेस। इन सब बातों को रंगराजन कमेटी कहती है कि हम ध्यान में रखेंगे जब किसी को बोलेंगे कि ये गरीबी रेखा के नीचे है कि ऊपर है। वहीं पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो इस एनालिसिस की जो मेथडोलॉजी रही है, फर्स्ट डेराइव्स द एवरेज डेली पर कैपिटा कैलोरी फॉर हेल्दी लाइफ। इसी से हमको पता चला है पर कैपिटा कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी हेल्दी लाइफ के लिए। अब इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए जाते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को लेकर के इंडियंस के लिए डिफरेंट एज, सेक्स, एक्टिविटी कैटेगरी के हिसाब से, मतलब उम्र, महिला है या पुरुष है,
कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, इस हिसाब से रिकमेंडेशन हो सकती है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट की। ये चीज़ जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी ICMR नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन की, उसमें हमको पता चला है। अब फिर इसमें भी वेटेज वाला सिस्टम चलता है। कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट है उसमें एवरेज वेटेज रख दिया जाता है। PCCR मतलब क्या बोल रहे हैं, पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो इस PCCR ने क्या काम किया है, अलग अलग आयु लिंग गतिविधि की श्रेणी बनाई गई है। ठीक है, इसमें शामिल लोगों की कैलोरी के हिसाब से ज़रूरत एवरेज कितनी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर वेटेज उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके हिसाब से इनको वेटेज दिया जा रहा है। MPCE के अंतर्गत लोगों को 20 फ्रैक्टाइल क्लासेस में बांटा गया है। 20 भाग में इनको हमने बांट दिए हैं, तब जाकर के ये अध्ययन किया जाता है। अब जो PCCR रहा है, ठीक है, PCCR रहा है मतलब PCCR का यहाँ पर अब बार बार उल्लेख आने लग जाएगा। PCCR कहता है 2172 किलो कैलोरी रूरल इंडिया के लिए रखेंगे और 2135 रखेंगे अर्बन एरिया के लिए। ज़्यादा अंतर अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा। 2022-23 के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जो ऑल इंडिया थ्रेशोल्ड टोटल MPCE है, MPCE मतलब मंथली एवरेज आप कितना खर्चा कर रहे हैं, 2197 रुपया। आप फूड के लिए 1569 और नॉन फूड में 628 खर्च कर रहे हैं। 3077 है अर्बन एरिया के लिए, इसमें आप 2098 खाना पीना में और बाकी की जगह में 979 रुपया खर्चा कर रहे हैं। और वहीं यदि हम बात कर लें प्रपोर्शन की, तो जो रूरल एरियाज़ है इसमें से 17% हो गए गरीब लोग, अर्बन एरियाज़ में हो गए कितने परसेंट, 14%। फिर नॉन फूड एक्सपेंडिचर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि जो पूरे 10% हैं उनको हम कंसीडर कर लें 5% की जगह में, तो जो थ्रेशोल्ड टोटल MPCE है वो इंक्रीज़ हमको करना पड़ेगा 2395 रुपया। और जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, उसमें 3416 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये MLA के सस्पेंशन से रिलेटेड है। MLA को सस्पेंड कर दिया जाना, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई इसके लिए नियम कानून बनाए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर देखा जाए ना, किसी को सस्पेंड करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं किसके अंडर में चली जाती हैं, वहाँ जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा ना, सीधे सीधे उसी के हाथ में चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड की यदि हम बात करें सस्पेंशन का क्या होता है, ठीक है, कोर्ट आर्टिकल 190(4) के बारे में बोलता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 190(4) है, इसमें बताया गया है कि एक जो पीरियड है 60 दिन का, ठीक है, ए मेंबर ऑफ ए हाउस, आप विधानसभा के एक मेंबर हैं, आप बिना परमिशन के अब्सेंट रह जाते हैं 60 दिन तक, द हाउस में डिक्लेयर हिज और हर सीट वैकेंट, उसको बोल देगा ये सीट खाली हो गई है। अब इससे भी ज़्यादा यदि आप लंबे समय तक कहाँ नहीं जाते हैं, विधानसभा नहीं जा रहे हैं, संसद नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये समझ लीजिए कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सस्पेंशन के लिए कुछ ग्राउंड निर्धारित किए जा रहे हैं। कुछ तो लेजिस्लेचर ऐसे थे जिनको महाराष्ट्र की असेंबली से 1-1 साल के लिए क्या काम कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, लेकिन इतने यदि लंबे समय तक आप सस्पेंशन करते हैं तो ये क्वेश्चन खड़ा करता है, कैसे आप इतने लंबे समय तक किसी को सस्पेंड करके रख सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन की यदि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किस प्रकार की सुनवाई करी है। आप यदि किसी को निलंबित कर दे रहे हैं ना, सस्पेंड कर दे रहे हैं एमएलए को, तो इसका मतलब ये है वो उतने क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता था, उतनी एरिया में वो खड़ा करता था ना, पूरे एरिया के लोगों की आवाज़ नहीं उठने दे रहे हैं आप। तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के पास बराबर बराबर पावर रहती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा हाउस में जा कर के। ये ऑब्जर्वेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो कोई भी जो स्टेट है वो क्रिएट नहीं कर सकता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वाइड हाइटेस्ट सिचुएशन फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, संवैधानिक शून्यता या फिर अंतराल की स्थिति आप पैदा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप 59 दिन से ज़्यादा किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। हालांकि सरकार तो कह रही है कि ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है जो लिमिट आप हमको लगा रहे हैं।